आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, परिणाम आया, सरकार बनी, पहला सत्र भी समाप्त हो गया, लेकिन झारखंड को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला। और अब ये सवाल राजनीतिक गलियारे में गूंजने लगे हैं कि क्या झारखंड भाजपा नेता विहीन हो चुकी है। और ये सवाल मौजू भी हैं। जो झारखंड भाजपा की स्थिति है, झारखंड भाजपा अभी दिखने में तो संतरा की तरह लगता है, जो ऊपर से पूरी तरह से चिकना है, लेकिन अंदर में कितने टुकड़े हैं आप समझ सकते हैं। जैसे ही उस छिलके को, जो संतरा का छिलका को आप हटाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर कितने टुकड़े हैं। और वही हस्र, वही स्थिति अभी झारखंड भाजपा की हो गई है। दोस्तों, स्थिति यह है कि झारखंड भाजपा के द्वारा नेता नहीं चुने जाने के कारण से जहां पार्टी के अंदर जो भी स्थिति बनी हो, लेकिन राज्य के जो है कई संवैधानिक पद भाजपा के कारण से, भाजपा के नेता नहीं चुने जाने के कारण से वो संवैधानिक पद वर्षों से खाली है। पिछले मर्तबा तो जिसका नाम दिया था, बाबूलाल मरांडी का नाम दिया था भाजपा ने। बाबूलाल मरांडी को स्पीकर के ट्रिब्यूनल में जब केस चल रहा था, दल बदल का मामला चल रहा था, उसके कारण से उनको मान्यता नहीं मिली थी नेता प्रतिपक्ष का, तो वो पद खाली रहे थे। और बाद के दिनों में जब भाजपा को लगा कि नहीं, अब नेता का बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता का जो है स्थान नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने लास्ट आवर में अमर कुमार बावरी को विधायक दल का नेता बनाया और नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन इस बार क्या, इस बार तो वैसी स्थिति है नहीं। इस बार तो कोई इस तरह का मामला भी नहीं है जो स्पीकर के ट्रिब्यूनल में जा सकता है। और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है सो अब तक नेता क्यों नहीं चुन पा रही है, विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुना जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है। मैंने कहा कि वही स्थिति है, ऊपर से चिकना और अंदर में टुकड़े हजार। यह स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। अगर भाजपा के ही नेता का नाम लें जो खांटी भाजपाई हैं, आयातीत को छोड़ दें आप, अगर खांटी भाजपाई नेताओं के भी नाम लें तो कई ऐसे विधायक हैं जो 3 बार से ज्यादा चुनाव जीत करके आए हुए हैं या तीसरी मर्तबा लगातार विधायक बने हैं। चाहे वो नवीन जायसवाल हो, नीरा यादव हो, सीपी सिंह हो, सबसे सीनियर मोस्ट सीपी सिंह वो हैं, राज सिन्हा हैं, कई विधायक हैं। बाबूलाल मरांडी हैं ही, थे भाजपा में, गए फिर आए, जब से आए तब से उनको पद मिला हुआ है। उनको दिया गया कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, और जब स्पीकर नहीं माने तो उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद देकर सुशोभित किया गया। चंपाई सोरेन को एटम बम समझ के लाया गया था भाजपा में। और इसके बाद स्थिति बन रही है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है। दोस्तों, 2020 से झारखंड में सूचना आयोग खाली पड़ा हुआ है। अप्रैल 2020 से सूचना आयोग खाली है और ये इस पर नियुक्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि नेता प्रतिपक्ष नहीं हो, क्योंकि एक मेंबर जो है वो नेता प्रतिपक्ष होता है सूचना आयोग के लिए, जो कमेटी सरकार के द्वारा बनाई जाती है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। लोकायुक्त पिछले 1.5 साल से खाली है, 3 साल से, माफ कीजिएगा, लोकायुक्त 3 वर्षों से खाली पड़ा हुआ है। वहां पर नेता, उस पद को भरने के लिए नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है और महत्वपूर्ण पद हैं। ये पद महत्वपूर्ण हैं। और आप देखिए स्थिति क्या बनी हुई है। 4.5 साल अगर कोई आयोग 4.5 साल से जो है वहां पर, जहां की प्रतिदिन सैकड़ों आवेदन आते हैं, और इसके बाद अगर वो आयोग का कार्यालय बंद हो, उस आयोग के कार्यालय में चपरासी हो, क्लर्क हो, इसके भरोसे आयोग चल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। लगातार भाजपा के द्वारा यह बात उठाया जा रहा था, सूचना आयोग का पद खाली है, राज नहीं चाहती है, सरकार नहीं चाहती है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो। सारे कुछ कहे जा रहे थे, लेकिन स्थिति आपने देखा, स्थिति क्या बनी हुई है।
आखिर अब सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुकाम पर क्यों पहुंची है। विधानसभा में एक नेता नहीं चुन पा रही भारतीय जनता पार्टी। और हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। जोहार ज्ञान जी। जोहार। प्रतुल जी, संतरा तो देखा होगा आपने, ऊपर से चिकना नीचे टुकड़े हजार। भारतीय जनता पार्टी का कहीं वही हाल तो नहीं हो गया, एक नेता तक नहीं चुन पा रही है भाजपा। देखिए, हमें जबरदस्त हार मिली, इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में, इसे स्वीकार करने में कि जरूर कहीं ना कहीं हम चूक गए होंगे, तभी हार हुई और ये प्रचंड हार थी। और मैं आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बात को रियलाइज नहीं कर रही है। जितना जयपाल सिंह ने अपने समय में सीटें नहीं जीती थी, मैक्सिमम सीटें जिस समय वो मुर्गा छाप से चुनाव लड़ा करते थे वो 33 जीता था, उससे ज्यादा हेमंत सोरेन ने 34 सीटें जीती। तो हार तो जबरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं। अब हार के कारणों पर भी मंथन हुआ है, लेकिन अब कहते हैं ना, 5 साल विपक्ष में ही बैठकर हमने जो झारखंड के विकास का खाका खींचा था वो तो सपना रह गया। जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, तो ये सच में आप कहें तो हार के बाद हम लोगों की समीक्षा बैठ के भी हुई थी। और नेता प्रतिपक्ष के लिए जो सत्ताधारी दल ये प्रश्न उठा रहे हैं, उनको नैतिक अधिकार इसलिए भी नहीं है क्या क्योंकि 3 वर्ष तक बाबूलाल मरांडी जी के मुद्दे को उन्होंने पेंडिंग रखा था नेता प्रतिपक्ष का, जबकि चुनाव आयोग ने उनको मान्यता दी थी और भाजपा के विधायक उसमें मान्यता दी थी। फिर भी रविंद्रनाथ महतो जी अध्यक्ष ने नहीं दिया था। तो आप यकीन मानिए बहुत जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा। मंथन चल रहा है कि अब अगले 5 वर्षों की तैयारी हमें करनी है और हम 2 बार से आदिवासी सीटों पर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। क्या मैं बिल्कुल एकदम खुले दिल से आपके सामने मान रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन गैप हुआ है झारखंड के आदिवासियों के साथ हमारा। और ये कम्युनिकेशन गैप सिर्फ झारखंड तक सीमित है। अगर झारखंड तक सीमित नहीं होता तो हम उड़ीसा में आदिवासी सीटों पर भयानक जीतते, वो भारी जीत नहीं जीतते। मध्य प्रदेश में हमने काफी आदिवासी 90 के आसपास सीटें जो है वो जीती हैं। उसके अतिरिक्त अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां जो ट्राइबल सीएम भी है। तो इन सारे अगल बगल के राज्यों में हम जीतते हैं, लेकिन झारखंड आकर ये विजय का जो रथ है वो ट्राइबल सीटों पर रुक जाता है। तो कम्युनिकेशन गैप तो जरूर है। कहाँ ये कमियां रह गई और ये 2-2, 3-3 चुनाव में जब आपको लगातार दिखेगा तो निश्चित तौर पर ये बड़ा संकट है हमारे लिए। और इसको हम जरूर, और वो हम वही पार्टी है ना जिन्होंने 1984 में 2 सीटों से सफर की शुरुआत की थी और 2019 में 303 पहुंच गए थे। प्रतुल जी, वो सभी लोग जान रहे हैं, जो आप बता रहे हैं वो लोग जान रहे हैं कि 2 सीट से शुरू करके आज 303, 305 तक जो पहुंचे। 1 मिनट सुन लिया जाए, मेरी सवाल को सुन लिया प्रतुल जी। मुझे लगा कि आप सराहना करेंगे कि मैं खुले दिल से स्वीकार कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं सराहना करता हूं। आपने जो कहा, आपने बिल्कुल सही बात को स्वीकार किया है, इससे गुरेज नहीं है मुझे। लेकिन आप ही के जवाब से एक सवाल मेरे मन में आया है और सवाल ये है कि कई बड़े कद्दावर नेता जो ट्राइबल के आपके पार्टी में हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपकी पार्टी तक ही सीमित है, उनकी पहचान भी है झारखंड में, बावजूद इसके उनको टिकट दिया जाता है और वो भी सीट अगर भाजपा 1-2 हजार नहीं 30-30 हजार 35-35 हजार के मार्जिन से हारती है। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, 35 हजार नहीं ज्ञान, आप देखें तो हम 41 हजार से भी अपनी बहुत सेफ समझी जाने वाली खुटी सीट को हारे थे। और खुटी के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया, क्योंकि खुटी से लगातार नीलकंठ सिंह मुंडा जी जीतते रहे थे और विकास करते रहे थे। जिस तरह से मिथिलेश ठाकुर के बारे में चर्चा होती है कि वो विकास करके हार गए, ऐसा जेएमएम कहती है, तो हमारे लिए भी खुटी मॉडल है। तो नीलकंठ सिंह मुंडा थे, वो क्षेत्र में भी रहते थे, फिर भी एक नैरेटिव तो सच में ट्राइबल्स के बीच में हमारे लिए एक नेगेटिव फैलाने की कोशिश की गई, जिसका कुछ परिणाम भी सत्ताधारी दल को नहीं मिला। तो ये तो सवाल स्वीकार करना चाहिए कि ट्राइबलों तक जो हमारी पैठ बननी चाहिए थी वो हम नहीं बना पाए, इस चुनाव में लगातार हार गए। जी। लेकिन ये देखिए आप प्रतुल जी, आपको याद होगा जिस समय चुनावी रणनीति बन रही थी उस समय ये हुआ था, जितने भी बड़े ट्राइबल लीडर्स हैं उनको जो है विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बातें बाहर भी आई थी, मीडिया में भी कही गई थी इन बातों को। उसमें आपको सुदर्शन भगत थे, समीर उरांव थे, अरुण उरांव थे, नीलकंठ सिंह मुंडा तो पहले ही से, अर्जुन मुंडा को उतारना था, वो तैयार नहीं हुए तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। अब कौन बड़ा नेता बचा प्रतुल जी? और इसके बाद ये स्थिति देखिए ज्ञान, हमने पूरी ताकत झोंकी थी। ये एक अफसोस रहता कि हमने ताकत नहीं झोंकी और चुनाव हार गए। ये अफसोस रहता कि भाई हमें ये बेहतर करना था, वो बेहतर करना था।
और यकीन मानिए कैंपेन से मैं भी जुड़ा रहा था, कोर इलेक्शन कमेटी का मैं भी सदस्य था। हम लोगों को जो जो करना चाहिए था हमारे हिसाब से, इलेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने किया। तो ये दुख थोड़ा और बढ़ जाता है कि हमने सारे जो चीजें थी वो आजमाई, बड़े नेताओं को उतारा, ट्राइबल सीट पर फोकस किया। देखिए ज्ञान, हमने संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया, फिर कहेंगे सब लोग जानते हैं। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को शौर्य दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। बहुत सारी प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए भी 26,000 करोड़ की योजना लेकर आए, फिर भी हम पिछड़ गए। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है और इसको तो स्वीकारना होगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उनके नेगेटिव नैरेटिव के कारण हम हारे, हमने भी कमियां होगी ना, तभी तो हम दो बार से ट्राइबल की 28 सीटों में 26 सीटें, एक बार हम हारे, एक बार 27 सीट हारे। तो इसे तो जरूर दूर करना चाहिए और हम प्रयास भी करेंगे, लेकिन परेशानियां तो हैं और इसे दूर करने का प्रयास भी होगा। चंपाई बम भी लाए आप लोगों ने तो चंपाई बम भी लाए, वो भी फुस हो गया। नहीं, चंपाई सोरेन ने तो अपने सीट पर अच्छी जीत हासिल की और चंपाई सोरेन जी का अगर आप देखें तो उनके पुत्र भी बहुत कम मार्जिन से हारे। पटना में मीरा मुंडा जी बहुत राउंड तक आगे थी, 21-20 हजार वोटों से। उसके बाद उनकी भी हार हो गई, बड़ी हार हुई। बारागोड़ा में नेक टू नेक चल रहा था, फिर अंतिम 2-3 राउंड में वो आगे निकल गए। तो हमें कोल्हान से कम 8-9 सीटों की उम्मीद थी, वहां पर हम 3 सीटों पर सिमट गए। रघुवर जी की बहू ने जरूर अपनी वो सीट को वापस हासिल किया, सरजू राय जी ने जरूर जीता, लेकिन जो हमें अपेक्षाकृत परिणाम चाहिए था वो नहीं था। और चलिए संथाल की बात करते हैं, 4 सीटें थी हमारी, चारों हार गए, सिर्फ एक हम नई सीट को जीत पाए। लेकिन संथाल में भी हमारी उम्मीदें थी 7-8-9 सीटों की। तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं, इस पर इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। और संथाल की बात की ना प्रतुल जी, तो मुझे मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया तुरंत, क्योंकि भूल जाऊंगा फिर, इसलिए आपको रोक रहा हूं कि संथाल में आपके पास एक एससी की सीट और 3 जनरल सीट आपके पास 2019 के चुनाव में थी, और एक भी ट्राइबल सीट पिछले बार भी नहीं थी। और इस बार जो है वो जनरल जो एससी का जो एससी सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास एससी सीटें हुआ करती थी, उसमें भी जबरदस्त सेंधमारी इस बार हुई है। ये सोचने वाली बात है। ट्राइबल वाला तो 3 चुनाव में देखा जा रहा है, 19, 24 का दोनों चुनाव और 19 का चुनाव, ये देखा जा रहा है। लेकिन आप एससी सीट जो आपके पास ज्यादातर रहते थे, अधिकांश एससी सीटें भाजपा के पास ही रहती थी, वो भी इस बार चली गई है। देखिए ज्ञान, 9 में से 5 एससी सीटों पर हम चुनाव हार गए। ये हमारे लिए भी झटका था। उत्तरी छोटा नागपुर में हमेशा की तरह हमारी लाज बचाई। उत्तरी छोटा नागपुर में ही अगर हमें सीटें नहीं मिलती तो शायद हम 21 तक भी नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल। और दक्षिणी छोटा नागपुर में भी बहुत विपरीत परिणाम आए, हम 3 सीटों पर ही जीत पाए। रांची हटिया की बात करें तो ये 2 सीटें थी और एक और सीट पर हम चुनाव जीत पाए। बाकी सारी सीटों पर चुनाव हार जाना, वो अर्बन एरिया में भी। तो ये सच में हमारे लिए एक बहुत इंट्रोस्पेक्शन का मुद्दा है, क्योंकि 56 सीटों पर वो जीतते हैं और हम 24 पर सिमट जाते हैं। और 24 में पूरा प्रयास करके अब तक के इतिहास का एनडीए का सबसे बड़ा गठबंधन बना के 4 घटक दलों के साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर भी चुनाव में पिछड़ जाते हैं। जयराम फैक्टर पर आप क्या कहेंगे? जयराम ने कितना नुकसान किया आप लोगों को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को ये कहना चाहिए कि वो वोट कटवा था, उसने बीजेपी को हरा दिया, बीजेपी को जिता दिया, ऐसा नहीं होता। देखिए जयराम एक युवा है और एक युवाओं में 1932 के सत्यान की बात करते हैं, स्थानीय लोगों को हक देने की बात करते हैं, और ये यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को बहुत पसंद है। और वो मध्यम मार्ग में ही चलते हैं, वो अग्रेसिव हैं, यूथ हैं, तो उनके साथ यूथ की एक जबरदस्त फॉलोइंग है। मुझे नहीं लगता कि जयराम फैक्टर को ब्लेम करना चाहिए हमारी हार के लिए। ऐसा थोड़ी होगा कि जयराम महतो के जो वोट आए वो सिर्फ हमारे वोट आए, उनके भी वोट कटे होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। खुद जयराम महतो कई सीटों पर दूसरे नंबर पे थे। तो जयराम महतो जैसे युवा अगर मुख्य धारा से जुड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो ये स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ऐसे युवक अगर मुख्य धारा से भटक जाते हैं ना तो बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। ठीक है, वो अभी युवा है, तेवर है, मुझे पक्का यकीन है पार्लियामेंट्री डेकोरम धीरे धीरे वो भी जान जाएंगे, लेकिन उनके तेवर नहीं बदलने चाहिए। 1932 का खतियान और स्थानीय लोगों को हक देने के मुद्दे पे जो कहकर वो उन्होंने चुनाव जीता और कई सीटों पर अच्छा परफॉर्म किया, ये आगे भी जारी रहना चाहिए। जी, बड़े महतो जी को तो छोटे महतो जी पूरी तरह से साफ कर दिए। अब बड़े महतो जी से जो गठबंधन करना आप लोगों को कितना नुकसानदेह हुआ, क्योंकि बड़े महतो जी ने अपनी पार्टी के मीटिंग में ये कह दिया कि एनडीए में समन्वय स्थापित नहीं हुआ था, यानी भाजपा के साथ समन्वय नहीं बन पाया चुनाव में।
देखिए, ये हमने भी देखा अखबारों में, हालांकि उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, और शायद मीटिंग के भीतर ऐसी बातें हुई थी। फिर भी कोई बुरे मतलब हमें कोई मन में कोई मलाल नहीं है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आंसू बहुत पुराना नैसर्गिक साथी है हमारा। एक चुनाव में, दो चुनाव में विपरीत परिणाम आते हैं। देखिए, एक ही चुनाव में विपरीत परिणाम कहेंगे, पिछला चुनाव तो हम साथ मिलकर लड़े भी नहीं। एक चुनाव में विपरीत परिणाम आए तो हम साथ ही नहीं बदलते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार या हार जीत के अनुसार। देखिए ज्ञान, जब हम 2 सीटों पर थे तब भी 370, 35A, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर हमारे एजेंडा पे था। जब 303 सीटों पर पहुंचे तो भी एजेंडा नहीं बदला। वैसे ही हमारे दोस्त नहीं बदलते। हाँ, कभी किसी को सत्ता की लालच होती है, जैसे उद्धव ठाकरे को ही, तो वो परिस्थितियां बदल जाती है। नहीं तो हम अपने दोस्तों को नहीं बदलते। चुनाव के परिणाम तो आते जाते हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। कोविंद साहब ने तो 2026 के दिसंबर में 25 राज्यों के चुनाव कराने की बात की, और केंद्रीय सरकार जो है वो 2029 के फरवरी में चुनाव कराने की बात कह रही है। तो अभी उस पर भी बड़ी चर्चा होगी। तो हमारा मानना है कि झारखंड की हार सच में हमारे लिए एक सबक है, क्योंकि हमने सब कुछ झोंक भी दिया, लेकिन वो एक्स फैक्टर था जिसको हम पहचान नहीं पाए, जिसके कारण हमारी हार हुई। हम इन्हीं ठोकरों से सीखते हैं, और कहते हैं ना कि गलतियां आप करते हैं जीवन में, और अगर आप गलतियों से सीखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर गलतियां बार बार करते जाते हैं तो फिर आपका कोई भला नहीं कर सकता। जी। लेकिन प्रतुल जी, बड़ी हास्यास्पद बातें होती है जब इतनी करारी, जो आप स्वीकार कर रहे हैं, करारी हार आपने स्वीकार किया है, बोला इतनी बड़ी हार हम स्वीकार करते हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आप पार्टी के प्रवक्ता हो करके स्वीकार कर रहे हैं इस चीज़ को। इसको कमतर नहीं आंका जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये हो जाता है, जब समीक्षा बैठक होती है तो फिर वही परसेंटेज, पिछले बार भी परसेंटेज की बात हुई थी, और उसके बाद फिर परसेंटेज की बात हुई थी। और शायद आपको याद होगा, एक दिन आप हमारे साथ फोनों पर भी जुड़े थे जब चुनाव का समय था। मैंने कहा था कि आपकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा विधानसभा की 51 सीटें लोकसभा में जीते हैं, वो दोहराएंगे। पिछले बार आप 56 जीते थे, नहीं दोहरा सके थे। तो ये मतलब ये जो आंकड़ेबाजी का खेल होता है, क्या इससे जनता मतलब अट्रैक्ट तो नहीं होगी ना? क्या अट्रैक्ट हुई भाई? आप आंकड़ा दिखा करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो सही बात है कि वो अंग्रेजी का एक बड़ा फेमस गाना था, द विनर टेक्स इट ऑल, द लूजर हैज टू फॉल। यानी जो जीता वो सिकंदर, और जो हारा भाई, जो हार तो हार होती है। तो अब परसेंटेज हम बता रहे हैं जरूर कि हमारा परसेंटेज कम तो सही में नहीं हुआ, लेकिन वो एक होकर लड़े, और जो उनका हम भी एक होकर लड़े। लेकिन हमारे अब किसी को ब्लेम करना नहीं चाहिए। तो चलिए, हमारी हार हुई परसेंटेज में, ठीक है। हमारा पिछली बार जितना वोटों का प्रतिशत बीजेपी का था, उसी के आसपास 0.23% का अंतर है। बाकी सेम है। लेकिन चलिए, सीटों की संख्या हमारी घट गई, क्योंकि हम पिछली बार 25 सीटों पे थे, इस बार 21 पे आ गए, अकेले अगर लड़ रहे थे तो ये सच में सबक हमारे लिए। पिछली बार तो अकेले लड़े थे हम ज्ञान, और इस बार तो सब कुछ मिलकर भी हम 24 सीटें जीत पाए। ये सबसे शॉकिंग है। सबसे शॉकिंग ये है जो अभी आपने कहा, अकेले लड़के 25 लाते हैं, और शॉकिंग ये सब मिलके लड़ते हैं 21 लाते हैं। शॉकिंग ये है। यही तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। आखिर ऐसी क्या गलतियां हो गई हमसे? आखिर ऐसा क्या चीज हो गया? वोटर्स को हमने मूड भांपने में गलती कर दी, या सामने वाले ने बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखा, या शायद विकास बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा इस चुनाव में। कहते ना नैरेटिव। एक चंद्रबाबू नायडू का आपको उदाहरण याद होगा, जब उन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश को वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बना दिया था। सारी IT कंपनीज वहां आ रही थी, पूरे देश विदेश में उनकी चर्चाएं होती थी। बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे तो उनसे मिलने आए थे, हैदराबाद गए थे। बहुत कम होता है, लेकिन उसके अगले चुनाव में वो हार गए। तो बहुत बार अब विकास पैमाना नहीं होता, बहुत बार जो नैरेटिव बनता है वही चुनाव का सबसे बड़ा पैमाना हो जाता है। बहरहाल, जनता ने जो हमें एक बड़ा करारी शिकस्त दी है, उस पर बहुत मंथन करने की आवश्यकता है। मैंने कहा ना, गलतियों से आप सीखते हैं। चलिए, लेकिन नेता तो चुन लीजिए ना। कई मतलब संवैधानिक संस्था नेता नहीं चुनने के कारण से जो डिफंड हो चुका है, सूचना आयोग, लोकायुक्त। नहीं, आपने सही कहा। देखिए, वो सरकार के पास भी 3 वर्षों का मौका था। जब बाबूलाल मरांडी जी को ये चाहते तो दे सकते थे नेता प्रतिपक्ष का दर्जा, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो 3 वर्ष तो इन्होंने गंवाए, और उसके बाद 1 वर्ष के आसपास लगभग अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष रहे ज्ञान। तो हम भी तो सरकार से जानना चाहेंगे, उस समय लोकायुक्त के लिए बैठकें क्यों नहीं हुई, सूचना आयोग के लिए बैठक क्यों नहीं हुई? अब सुप्रीम कोर्ट का घंटा चल रहा है तो सरकार को याद आ रही। तो 1 वर्ष का समय तो लगातार इनको मिला था सरकार के अंतिम कार्यकाल के 1 वर्ष में, जब नेता प्रतिपक्ष भी था, लेकिन इन्होंने कोई बैठक नहीं की। दरअसल ट्रांसपेरेंसी वाली संस्थाओं को
ये नियुक्ति नहीं करना चाहते उसके अध्यक्ष। बहरहाल अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। इनको प्रचंड मैंडेट मिला है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो वायदे किए हैं उसको निभाएं, और एक विपक्ष के जो वॉच डॉग की भूमिका होती है हम उसको निभाएंगे। वादे जहां भी ये नहीं निभाएंगे, जैसे मैया सम्मान योजना में कुछ अर्हताएं जोड़ने की बात आ रही है, कुछ लाभुकों को बाहर करने की बात आ रही है, जिसका हमने विरोध किया, और इसके अतिरिक्त 450 रुपए में गरीबों को गैस सिलेंडर की बात थी, तो हमने ये भी प्रश्न उठाया कि जो अनुपूरक बजट पेश हुआ उसमें इसका प्रावधान नहीं था। तो हम तो अपनी भूमिका निर्वाह करते रहेंगे और ये भी देखेंगे कि जो गलतियां इस बार हुई हैं वो भविष्य में ना दोहराई जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद धन्यवाद ज्ञान। तो अभी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता थे। हालांकि पार्टी की एक बड़ी बात ये हुई कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि करारी हार हुई है, और एक वॉच डॉग की तरह जो है सो विपक्ष में रह करके हम सरकार के कार्यों का अवलोकन करेंगे और उसके बाद जो भी चीजें होगी। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि स्वीकार तो करनी ही होगी जनता के मैंडेट को। जनता ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकार करनी होगी, और आपने स्वीकार किया तो आप, बहुत अच्छी बात है, आपने स्वीकार कर लिया। लेकिन जो मूल चीज आती है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया, जहां कई खटराग थे। आरजेडी ने चुनाव परिणाम आने के दूसरे दिन आरजेडी जैसी पार्टी अपने विधायक दल का नेता चुन लेती है। हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता हैं ही। तो जो सत्ताधारी दल में जो दल है, जो जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किलें थी कांग्रेस पार्टी में, वो अपना सीएलपी लीडर चुन लिया प्रदीप यादव को, उपनेता चुन लिया राजेश कश्यप को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों नहीं चुन पा रही है? और क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में व्यापक पैमाने पर फेरबदल होने की चर्चा है, बहुत बड़े पैमाने पर फेरबदल होने की चर्चा है। और जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि फरवरी के महीने में भारतीय जनता पार्टी का जो अभी चेहरा आपको दिख रहा है, तो उसमें से एक भी चेहरा आपको सामने नजर ना आए, और नए तरीके से नई झारखंड भाजपा का गठन हो और नए नए चेहरे आपको दिखाई जाएं, तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक जबरदस्त तरीके से मंथन चल रहा है झारखंड भाजपा को लेकर के। ये जो समीक्षा बैठक हुई या अन्य बैठकें जो की जा रही है, वो सिर्फ आईवास मान के चलिए। वो पार्टी अपने अंदर करती है, सभी पार्टियां जो जीतती है वो भी समीक्षा करती है, जो हारती है वो भी समीक्षा करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप आपको दिख रहा है, जो लोग हैं यहाँ पर, जो पदधारी है, उन पदधारियों पर भी गाज गिरेगी। और कई पदधारी तो सीधे तौर पर केंद्र के निशाने में है, जिन्होंने की लुटिया डुबोने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है, जबकि पार्टी ने उनको पद तो, जो संगठन में पद तो मिला ही, राज्यसभा तक का भी दौरा कराया है, तो उन पर भी गाज गिरे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।